हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे AES PGT फिजिक्स 2015 का सॉल्यूशन और ये पार्ट 4 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन इज। पहले मैं आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे। देखो, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब जिससे आप जो प्लेनेट्स है उसको आसानी से पास से अच्छे से देख सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए, वो होता है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस F0 अपॉन में FE 1 प्लस FE अपॉन में D। ठीक है, अब ये FE और F0 क्या है? तो देखो, जब आपको टेलीस्कोप बनाना होता है तो आपको दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना होता है, और जो पहला कॉन्वेक्स लेंस होगा वो साइज में बड़ा होगा, दूसरा वाला थोड़ा छोटा होता है। और जो पहला होगा इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। और जहाँ पर आप डायरेक्टली देखोगे अपने आंखों से, तो जो आंखों के पास में लेंस होगा वो रहेगा आई पीस। ठीक है, तो लेट ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ F0 है और आई पीस की फोकल लेंथ FE है। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो होता है माइनस के F0 अपॉन में FE 1 प्लस D अपॉन में FE। और जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो रहेगी L इक्वल टू F0 प्लस में FE। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ होगी वो होगी F0 प्लस FE। और देखो, अगर मान लीजिए जो फाइनल इमेज है अगर वो इन्फिनिटी पर बन रही है, व्हेन द फाइनल इमेज, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिर्फ रहता है माइनस के F0 अपॉन में FE। और इसी को बोलते हैं नॉर्मल विजन, क्योंकि जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो आप आसानी से उसको देख पाओगे। तो यहाँ पर हमारा पूछा था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, तो माइनस के F0 अपॉन FE। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, माइनस F0 अपॉन में FE। तो ये तो होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में मतलब चीज़ों को जो काफ़ी छोटी है उनको बड़ा दिखाने के काम आता है माइक्रोस्कोप। तो इसमें भी दो लेंस होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, और जो आई पीस जो आंखों के पास होगा वो साइज में बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव पीस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइक्रोस्कोप के लिए वो होता है V0 अपॉन में U0 1 प्लस D अपॉन में FE, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L अपॉन में F0 1 प्लस D अपॉन FE। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो उस केस में यहाँ से जो 1 है सिर्फ वो हट जाएगा, हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हो जाएगा L अपॉन में F0 इंटू में D अपॉन में FE। तो ये आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूले ध्यान रखने। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत से बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ गए हैं कि अगर आप फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की आई पीस की चेंज करोगे तो मैग्निफिकेशन का क्या होगा। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूं तो माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों की फोकल लेंथ पर यूनिवर्सली डिपेंड करता है। लेकिन टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा F0 पर, लेकिन इन्वर्सली डिपेंड करेगा आई पीस की फोकल लेंथ पर। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो फॉर मेटल लाइज इन द फॉलोइंग लिमिट। मैं लिमिट बाद में बताऊंगा, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पॉइजन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रोड है इस तरह की, और जब इस पर कुछ स्ट्रेन लगवा रहे हैं, मतलब कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ओरिजिनल वायर था, उसको हमने कुछ फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो हो सकता है वो कुछ पिचक जाए, और पिचकने के बाद हो सकता है उसकी कुछ लेंथ में भी चेंज आ जाए। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपॉन में L। तो यहाँ पर वो लेटरली उसमें कुछ स्ट्रेन आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनली भी उसमें कुछ स्ट्रेन आ रहा है। तो जो पॉइजन रेशो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन का रेशो विद दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। ठीक है, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू 0 से 0.5 तक लाई करती है। अच्छा, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी वैसे तो, लेकिन जो रेंज होगी वो इस ऑप्शन के अनुसार वो कितनी होगी, 0 से 0.5। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेगेटिव में पॉइजन रेशो नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल
अचीव्स अ हॉरिजॉन्टल रेंज। पहले इतना काम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो इनिशियल प्रोजेक्शन का एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, लेट आर जो है यहाँ पर रेंज है। रेंज मतलब जहाँ वो इनिशियली ग्राउंड पर था, जो फाइनली वो ग्राउंड पर आया, तो वहाँ से वहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं। अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसमें बोला गया आगे कि इट कैन अचीव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इफ प्रोजेक्टेड एट द फॉलोइंग एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। मतलब कि आपको ये बताना है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कब पा पाएगा। मतलब कि रेंज इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन एंगल हमने कुछ चेंज कर दिया होगा। तो अगर कुछ एंगल हम चेंज कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो वर्टिकल से, ध्यान देना, अब वर्टिकल से एंगल हमें बताना है। तो मान लेते हैं कोई एंगल अल्फा है, तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाए। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है, या मान लो एक एंगल अल्फा है दूसरा एंगल बीटा है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, कहने का मतलब क्या, भी समझाता हूँ। दो डायग्राम बनाते हैं। एक ये, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, अल्फा लेट से, और दूसरे केस में हम इसको एंगल चेंज कर रहे हैं और एंगल अब हो गया बीटा। ठीक है, तो दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम होगी अगर ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। इसको मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। देखो, अगर मान लेते हैं कि एक एंगल, यहाँ पर ये एंगल लेट से अल्फा की वैल्यू में 30 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो आर रेंज कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन, देखो डबल करेंगे ना, तो डबल करेंगे मतलब 2 इंटू 30, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 यू स्क्वायर अपॉन में जी। और अगर मैं यहाँ पर रेंज निकालूं, तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो सेम रेंज कब आएगी, जब दूसरा एंगल यानी कि बीटा 90 माइनस अल्फा होगा, यानी कि 90 माइनस 30, तो इसका मतलब दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 60। तो अगर अब मैं यहाँ पर आर की वैल्यू निकालूं, यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 2 इंटू में 60, अब वो कितना होता है 120, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 120 को मैंने लिख लिया 90 प्लस 30, तो आर यानी कि रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2। तो आप देखो जब एंगल 30 डिग्री है तब रेंज कितनी आई, √3/2 यू स्क्वायर अपॉन में जी, और जब एंगल हमने बीटा की वैल्यू 60 डिग्री ली तो तब भी रेंज कितनी आई, √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आप एक पार्टिकल को दो अलग अलग डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो और रेंज सेम होगी, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। अब अपने क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, रेंज विल बी सेम इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन टू केसेस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग केस में जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो और इन दोनों ही केस में जो आप एंगल देखोगे उनका सम करोगे, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो रेंज इक्वल होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया, 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया। ध्यान देना मैं जो एंगल ले रहा हूँ दोनों केस में कहाँ से ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, अब आगे बोला वो हॉरिजॉन्टल रेंज आर अचीव कर रहा है, इट कैन अचीव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज इफ प्रोजेक्टेड। अब देखो वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कब अचीव कर पाएगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, तभी तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। वो भी हमने प्रूफ भी करा कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। लेकिन जो 60 डिग्री है ये हॉरिजॉन्टल से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में आप देखो उन्होंने पूछा कि वर्टिकल से एंगल कितना होगा, वर्टिकल से एंगल कितना होगा। ठीक है, तो वर्टिकल से एंगल क्या होगा, देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो वर्टिकल से एंगल मतलब कि ये जो हमें निकालना है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री, तो ये जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप
प्रोजेक्ट कर रहे हो 30 डिग्री से, लेकिन हॉरिजेंटल से ही एंगल, ठीक है। और अगर आपको सेम रेंज अचीव करनी है, अगर आपको सेम हॉरिजेंटल रेंज अचीव करनी है, तो जो एंगल होना चाहिए हॉरिजेंटल से तो देखो 60 होना चाहिए, लेकिन वर्टिकल से कितना होना चाहिए, वो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। बहुत ध्यान देना, वरना अगर मान लो एक ऑप्शन 60 डिग्री भी कह देते हैं तो बच्चे उसको लगा देते हैं, अगर यही कंसेप्ट आप लगाते तो, मतलब अगर इसका ध्यान ना दिया होता वर्टिकल का। तो वर्टिकल से एंगल या हॉरिजेंटल से एंगल दिया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें हर एक किसी में, चाहे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में तो विशेष ध्यान रखें कि एंगल किस चीज़ से मेजर किया जा रहा है, हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से, क्योंकि थोड़ा ही अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन बनी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, in an electromagnetic wave, electric field and magnetic field vectors at any instant of time have, तो आपको बताना कि E और B के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो देखो मैं आपको फेज डिफरेंस बताऊंगा पहले, लेकिन कंसेप्ट सीखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं और ये कैसे ट्रेवल करती है स्पेस में, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो एक ऐसी वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत होगी नहीं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब वो अगर वैक्यूम हो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करेंगी, अगर कहीं पर कोई मीडियम है तो उसमें भी ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट रे आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और बिना मीडियम के भी वो सन से यहाँ तक आ पा रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या इसमें कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जब चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है यानी कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और चार्ज पार्टिकल के एक्सेलेरेशन की वजह से वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैं आपको बता दूं 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। कौन कौन सी, तो देखो इसको आप इस तरह से याद रखना, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। तो आर का मतलब यहाँ पर रेडियो वेव से है, एम का मतलब माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है। तो रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड से आप इसको याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो देखो आप एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जब आप रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हो, जब आप रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जा रहे हो तो गामा वेव्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। तो जब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कौन करेगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, गामा, मैं सब प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा उसके बाद क्वेश्चन सिंपली कर लेंगे हम। तो गामा वेव्स हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में रिलेशन होता है इस तरह से, मतलब यहाँ पर तो सभी की सब, देखो इन सब में कॉमन चीज क्या होगी कि सब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी। पॉइंट नंबर यहाँ पर देखो आप, और ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन एयर और वैक्यूम, और वो स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सभी की स्पीड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे पर इन्वर्सली डिपेंड करेंगे। तो अगर गामा वेव्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लोवेस्ट वेवलेंथ भी तो होगी, लोवेस्ट वेवलेंथ। और अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, मैंने आपको क्या बताया, जब आप ऊपर से इधर आ रहे हो गामा की तरफ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी उसकी हाईएस्ट। इसीलिए आप इस देखो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। सातों की एक चीज कॉमन होगी, क्या, कि उनकी स्पीड वैक्यूम में सेम रहती है, और इन सब में रेडियो वेव्स की हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, लोवेस्ट वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हो। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
प्रोपोगेट करते हैं किसी वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में, तो उसमें दो वेक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों वेरी करते हैं टाइम के साथ। एक्चुअली अगर मैं इनकी इक्वेशन लिखूँ तो कुछ इस तरह से होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ पर उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। और ऐसे ही आप इसको बी को भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ई और बी में एक रिलेशन होता है, ई इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर बी नॉट आ जाएगा और साइन रहेगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसमें भी रहेगा। हाँ, डायरेक्शन इन दोनों की अलग रहेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी कि ये के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये फिगर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। और आप एक चीज और देखो कि दोनों साइन पर ये कोस पर डिपेंड करेंगे। जब एक की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिनिमम आ रही है तो ठीक उसी टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू भी मिनिमम होगी। ओके, इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम टाइम पर सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा पीक वैल्यू का वो सेम होगा। हम ये कह रहे हैं कि सेम टाइम पर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जब मान लो किसी टी टाइम पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है तो ठीक उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। दोनों ही सेम टाइम पर अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं। आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे। वैसे रिलेशन क्या होता है दोनों में, मैंने आपको बताया ई नोट की वैल्यू बराबर होगी बी नोट इंटू सी के, और अगर आप ई नोट अपन बी नोट देखो तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर होगा। सी इक्वल टू होगा ई नोट अपन बी नोट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो पीक वैल्यू है अपन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की पीक वैल्यू, इसका रेशियो में से किसके बराबर होगा, सी के बराबर। और देखो ई नोट बी नोट टाइम सी है तो सी मतलब 3 × 10⁸, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, क्योंकि वो ई नोट बी नोट टाइम से सी की वैल्यू बहुत ग्रेटर होती है। अब पॉइंट नंबर आप फर्स्ट देखो, नेम गिवन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होंगी, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, लेकिन कॉमन प्रॉपर्टीज इनकी रहती है, सब में यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सभी की स्पीड सेम होगी वैक्यूम में। सेकंड पॉइंट है ऑल आर प्रोपोगेटेड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ऑसिलेट एट राइट एंगल, दोनों की कैसे ऑसिलेट करेगी, एक राइट एंगल पर, टू वन अनदर एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये मैंने आपको यही बात बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब अगर आप ई डॉट बी करोगे, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ऑल आर अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं पर भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो ये इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये एक तरह की वेव्स होंगी जो कि अनचार्ज होंगी, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, इनकी नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अफेक्ट नहीं करेगी। और एक और चीज, क्योंकि ई और बी दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसलिए इनको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव यही तो होता है, मान लीजिए वेव इस तरफ जा रही हो, लेकिन जो वेव्स है मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेव हो गई। और जितने भी ट्रांसवर्स वेव होंगे सब में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफ्रेंस भी होगा। ऑल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, ये वही प्रॉपर्टी जो आप लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, लाइट में क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। एक्चुअली जो लाइट आप बोलते हो ना वो इसका पार्ट होता है विजिबल रीजन का। विजिबल मतलब जो आप देख सको, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो जो आप लाइट बोलते हो वो विजिबल लाइट होती है एक्चुअली, जिसको आप आराम से देख पाते हो अपनी आंखों से, बाकी किसी को आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते। नेक्स्ट है, सभी को हम पोलराइज भी कर सकते हैं। ऑल आर प्रोग्रेसिव वेव्स बट कैन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव अंडर सुटेबल सर्कमस्टेंसेज। द इंटेंसिटी ऑफ ईच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस, जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। दूसरा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, ठीक है।
और पढ़ते हैं, ये वही पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया मैंने। ये वाला पॉइंट आपको, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। इन्हीं स्पीड से ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और जो सी का रेशो होता है वो 1/μ0 एप्सिलॉन के इक्वल होता है, परमिटिविटी टाइम्स परमिटिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, मैंने आपको बता दी इन वेव में इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव भी कहलाती है एक्चुअली, नॉन मैकेनिकल वेव। द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव इज इट्स फ्रीक्वेंसी, देयर फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस व्हेन द वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड डिक्रीज होगी तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी तो उनका स्पीड और उनकी वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यही क्वेश्चन, मतलब इसी पॉइंट पर जो मैंने अभी पॉइंट बोला है, इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीजीटी में 2021 में, कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जो चेंज नहीं होती है जब एक लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो। ओके, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताई है। एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको किसी की भी डायरेक्शन निकालनी है, मान लीजिए आपको किसी दो चीज की डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको ऐसे याद रखना बी के ई। तो अगर मैं मान लीजिए इस तरह से लिखता हूँ बी के ई, तो अगर आप बी क्रॉस के करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप के क्रॉस ई करोगे, के क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अगर आप के क्रॉस ई करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे आप आई क्रॉस जे क्रॉस के करते हो ना, आई क्रॉस जे से आपको के की डायरेक्शन मिल जाएगी, जे क्रॉस के से आई मिल जाता है। तो ऐसे अगर आप बी क्रॉस के करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, के क्रॉस ई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, बी क्रॉस के से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। दूसरा, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इनकी जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करेगी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी, वो इक्वल होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। तो ये होगी टोटल एनर्जी डेंसिटी। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो इसका कुछ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होगा P इक्वल टू यू अपॉन में सी, P इक्वल टू यू अपॉन सी। और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है तो जो रेडिएशन प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर P क्या है, प्रेशर है, वो बराबर होगा I अपॉन में C के। I मतलब इंटेंसिटी, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो लगभग पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है वो मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई और बी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो देखो, ये बात सच है कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। लेकिन इसके चक्कर में ये आंसर मत लगा देना, मैंने फेज डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस मतलब वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या डिफरेंट टाइम पर अचीव कर पा रही थी या सेम टाइम पर। तो हमने इस फिगर में देखा कि वो दोनों सेम टाइम पर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव कर रही है। इसका मतलब उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, यानी कि वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। तो वो कह देंगे कि हम सेम फेज में होंगे वो। आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इज t। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होगी जब लिफ्ट फ्री फॉल होगी। तो देखो, जनरली अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L अपॉन में g। L मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड और लेंथ ऑफ पेंडुलम, और g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ये लिफ्ट में होता है और मान लो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही हो तो किस तरह से हम फॉर्मूला चेंज करते हैं वो आपको बताता हूँ। मान लो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन अगर अपवर्ड है तो आपको पता होगा जो वेट होता है W इक्वल टू कितना होता है mg+ है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है उसमें, तो उसके टाइम पर जो अपरेंट वेट होता है वो कितना हो जाता है mg- है।
अब इसका मतलब जो नेट एक्सीलरेशन है वो चेंज हो रहा है, जी प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर जी माइनस है। इसीलिए अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखोगे पेंडुलम का, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सीलरेट कर रही है अपवर्ड, तो हम लेंगे जी प्लस ए। ये कब है? जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है। और जब लिफ्ट नीचे आ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, तो तब हम फॉर्मूला कैसे चेंज कर लेंगे? टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन में जी माइनस ए करेंगे, ठीक है। और अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या कह लो लिफ्ट स्टेशनरी, तब तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होगा। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो उस केस में भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला एल अपॉन जी होता है। आपने देखा होगा एपरेंट वेट चेंज थोड़ी ना होता है। अगर लिफ्ट ऊपर ही नीचे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अपरेंट वेट रियल वेट के ही बराबर होता है, तो टाइम पीरियड भी 2 पाई रूट एल अपॉन जी ही रहेगा। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि आपको बताना जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है। अब फ्री फॉल हो रही है तो जाहिर सी बात है वो नीचे गिर रही होगी, और जब वो नीचे गिर रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, यानी कि टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट एल अपॉन में जी माइनस जी, और 2 पाई एल अपॉन में जीरो। अब आपको पता है 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो जल्दबाजी में आप इन्फिनिटी आंसर मत मार करना। हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1 में टाइम पीरियड, यानी कि 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? जीरो। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए स्टार कन्वर्ट्स ऑल ऑफ इट्स हीलियम इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लियस, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, द मास ऑफ 2 न्यूक्लियाई आर एज फॉलो। देखो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। डेल्टा ई इक्वल टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को लगा कर सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करो जब मास आपको किलोग्राम में गिवन है, ठीक है। मास अगर किलोग्राम में, स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे तो एनर्जी निकलेगी जूल में। लेकिन अगर मास आपको एमयू में दिया हुआ है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में अगर आपको मास दिया है, तो बस आप डेल्टा एम निकालो और उसकी मल्टीप्लाई करो 931 में, और आपका सीधा आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम यही करने जाएंगे क्योंकि आप सब ऑप्शन में देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम डेल्टा एम निकालेंगे जो कि एमयू मतलब ईएमयू में ही आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में ही आएगा, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। हमारा जो भी एनर्जी होगी वो हम फाइंड कर पाएंगे। अब इक्वेशन क्या होगी जब हीलियम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है? तो अगर मैं हीलियम को लिखूं तो हीलियम में होता है 2He4। अब ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन मतलब 8 और 16, और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब ये इक्वेशन देखा जाए तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कैसे करें? तो देखो यहाँ पर ये 2 था, और यहाँ पर मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है और यहाँ पर 8 हो गया है। इसका मतलब कुछ चेंज तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ नहीं होगा, 2 2 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 4 × 2 8 और 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हीलियम्स एक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। अब हमें निकालनी क्या? एनर्जी। तो Q इक्वल टू कितना होगा? Q इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मास किसमें यू में दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम निकालेंगे और उसकी 931 में मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा एम कितना होगा? तो वो होगा यहाँ पर जो मास है, मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट आया उसका मास माइनस जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था उसका मास। तो डेल्टा एम कितना आएगा? 4 इंटू में 4 इंटू में मास ऑफ हीलियम कितना है? 4.0026 माइनस 15.9994। यहाँ पर 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो ये 4 × 4, तो डेल्टा एम कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लेंगे तो ये आएगा 0.011, और क्योंकि एनर्जी निकालनी है तो बस 0.011 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 में, तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सैटेलाइट है, मास गिवन है 3m और m, ऑर्बिट द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 3r। आपको बताना है कि उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस, उसकी जो रेशो होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कितना होगा। देखो अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, लेट इसका जो रेडियस है वो r है। अब जब ये पार्टिकल या सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ mv²/r, और इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दिस प्लेनेट, अर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बिटवीन दिस सैटेलाइट। तो मान लेते हो मास ऑफ
अर्थ या कोई भी प्लेनेट आप ले सकते हैं, अर्थ है तो अर्थ ले लेते हैं, तो उसका कैपिटल एम मास और मास ऑफ सैटेलाइट है एम। तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मास हम किसका लेंगे, जिस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लगेगी, जो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि हम मास लेंगे सैटेलाइट पर। तो यहाँ पर लिखा हमने मास इंटू में वी स्क्वायर अपॉन में आर, मास ऑफ सैटेलाइट है ये। और ये बराबर होगा ग्रेविटेशन फोर्स मतलब जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में आर का स्क्वायर। अब आप ये देखो एम से तो एम कैंसिल आउट होगा, आर से आर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट जी एम अपॉन में आर। यानी कि जो वेलोसिटी है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इन्वर्सली आर पर। क्यों, आप ये देखो एम मास ऑफ अर्थ, दोनों ही सैटेलाइट के लिए तो अर्थ का मास सेम होगा ना, और कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो वो भी सेम होगा। तो इन दोनों सैटेलाइट के लिए एक कॉमन चीज ये है कि उनकी जो स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड, वो इन्वर्सली रूट आर पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर मैं v1 अपॉन v2 लिखूं तो वो इक्वल होगा आर आर। अब यहाँ पर इन्वर्सली है तो 1 यहाँ पर है तो 1 नीचे आएगा, और 2 ऊपर है तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर, मतलब इन्वर्सली। आप रेशो लेकर के देखो R2 अपॉन R1 आएगा। अब तो हमें तो v1 अपॉन v2 निकालना है ना। अब ये है R1, ये है R2, जो पहले दिया हो उसको R1 मानो, जो बाद में दिया हो उसको R2 मानो। तो इसको हम लिखेंगे R और इसको 3R, R से R कैंसिल कर देते हैं। तो V1 अपॉन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर R2 है तो R2 हमारा 3R है, ऊपर 3 आएगा, नीचे नहीं आएगा ये। तो R से R कैंसिल, तो ये कितना आ गया, V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट 3, यानी कि रेशो आप कितना लिखोगे, V1 रेशो V2 इक्वल टू रूट 3 रेशो 1। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और चीज़, जो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक तो ऑर्बिटल स्पीड और एक स्केप स्पीड, ये दोनों ही स्पीड जो सैटेलाइट है या जिस ऑब्जेक्ट को आप रिवॉल्व कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, स्केप कर रहे हो, तो ये दोनों ही स्पीड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, उस प्लेनेट पर तो ये डिपेंड करती है जिसकी वजह से, जिससे आप बाहर जा रहे हो या जिसकी अबाउट ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पर तो दोनों का मास भले ही डिफरेंट हो, लेकिन मास पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगी, और वो भी इनवर्सली। तो वही हमने किया है और हमारा आंसर आया रूट 3 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, मतलब कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, एक ऐसी एक्सिस है जो कि उसके सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर है सरफेस पर। इट इज गिवन mr² अपॉन में 2, मास m है, r रेडियस है। अगर ये डिस्क रोल कर रही है किसी एज पर, इफ द डिस्क इज रोलिंग ऑन द एज विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर बिना स्लिप किए रोल कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है किससे, ट्रांसलेशन एनर्जी से। देखो पहले रोटेशनल आए तो हम ऊपर रोटेशन लिखेंगे, बाद में ट्रांसलेशन तो नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसलेशन एनर्जी लेंगे। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा का स्क्वायर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको ये तो पता होगा v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर i को mr² अपॉन 2 लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 1/2 तो 1/2 से हटा देते हैं, i ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या ले आएगी, i की वैल्यू mr² अपॉन में 2 इंटू में ओमेगा मतलब वी आर, सॉरी v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। क्या, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, एम वी स्क्वायर तो है ही है हमारे पास, तो एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 1/2। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ के अल्फा लाइन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा एटॉमिक नंबर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो देखो आपको अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो एनर्जी वो किस पर डिपेंड कर रही है, Z के स्क्वायर पर। और एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है hc अपॉन में लैम्डा, h न्यू भी होता है वैसे तो अगर न्यू को देखो यानी फ्रीक्वेंसी को देखो तो Z² पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, लेकिन वेवलेंथ एनर्जी पर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि वेवलेंथ Z² पर कैसे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि लैम्डा इन्वर्सली डिपेंड करेगा Z के स्क्वायर पर।
नेक्स्ट है द एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल सोप बबल ऑफ रेडियस आर। देखो फॉर्मूला होता है एक्सिस प्रेशर का 4s/r। तो सिर्फ ये पूछा है कि रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस पर कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये था हमारे पार्ट 4। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप कोशिश करो कि 41 का आंसर क्या होगा ये सोचो, और हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, और फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर सही आया है